मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन पूरे हो गए हैं और इस मौके पर देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एनडीटीवी के रेजिडेंट एडिटर अनुराग द्वारी से सरकार की प्रमुख उपलब्धियों, कृषि क्षेत्र में किए गए सुधारों, किसानों के सशक्तिकरण और महिला सशक्तिकरण के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश की नीतियां कैसे भविष्य का निर्माण कर रही हैं, इस पर भी उन्होंने प्रकाश डाला। देखिए अनुराग द्वारी के साथ शिवराज सिंह चौहान, देश के कृषि मंत्री का ये खास इंटरव्यू। आज हमारे साथ जो शख्स है उनके लिए कई सारी शुभकामनाओं का दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर तीसरा बेहद व्यक्तिगत है। उनके सुपुत्र का जो सगाई है उसकी घोषणा उन्होंने खुद की है और चौथा उन्होंने मुझे फूल देकर, क्योंकि आज मेरा भी जन्मदिन है। हमारे साथ हैं देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। सर बहुत बहुत आपको प्रणाम है जी। फिर एक बार आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं अपने प्रधानमंत्री, प्रिय प्रधानमंत्री, जिनके लिए पूरा देश एक परिवार है, हर परिवार उनका परिवार है, उनको भी जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। अपने लिए तो सब जीते हैं अनुराग जी, पशु पक्षी भी, कीट पतंगे भी। अपने लिए जिए तो क्या जिए, जीता वास्तव में वो है जो देश के लिए जीता है, समाज के लिए जीता है, लोगों के लिए जीता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी पूरा जीवन देश के लिए है, देश की जनता के लिए है। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर सबसे पहले की शुरुआत हम इसी बात से करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने 4 जातियों की बातें की हैं, जिसमें आपका एक विभाग बहुत अहम है। उनके लिए एक बहुत अहम जाति है किसानों की। इसके अलावा युवाएं भी हैं, महिलाएं भी हैं, गरीब भी हैं। आपसे चारों मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले सर कृषि पर ही, क्योंकि बीते 100 दिनों में हमने देखा है कि सरकार का सबसे बड़ा फोकस किसानों पर रहा है। तो क्या क्या बदलाव आपने महसूस किए हैं? बतौर मुख्यमंत्री तो आपने इतना काम किया ही, मध्य प्रदेश को इतनी बार कृषि कर्मण अवार्ड मिला, लेकिन देश के कृषि मंत्री के तौर पर बीते 100 दिनों में क्या क्या उपलब्धियाँ जिनको आप रेखांकित करना चाहेंगे? उत्पादन बढ़ाने के प्रयत्न हुए हैं। मैं 19 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कृषि के क्षेत्र में जो 100 दिन में हुआ है उसका पूरा लेखा जोखा प्रस्तुत करने वाला हूं। लेकिन कुछ प्रमुख चीज़ें अगर आप देखें, उत्पादन बढ़ाने के लिए 65 अलग अलग प्रजातियां जो अनाज की भी हैं, बागवानी फसलों की भी है, उनकी 109 किस्में रिलीज की गई। ये वो किस्में हैं जिनमें कम पानी लगेगा, ये वो किस्में हैं जो ज़्यादा तापमान में भी अच्छी पैदावार देगी, ये वो किस्में हैं जिनमें समय बहुत कम है। जैसे बाजरा की एक किस्म है, आमतौर पर बाजरा 110 से 120 दिन में आती है, फसल पक के तैयार होती है। इसमें 70 दिन में ही फसल पक के तैयार हो जाएगी और किसान के घर आ जाएगी। तो एक उत्पादन बढ़ाने के प्रयत्न हुए हैं। दूसरे, उत्पादन की लागत घटाने के, क्योंकि इनपुट कास्ट कई बार इतनी हो जाती है कि फ़ायदे की खेती फिर करना कठिन हो जाता है। तो दूसरे जो काम हुए हैं, उत्पादन की लागत घटाने के प्रयत्न हुए हैं। तीसरा, उत्पादन की ठीक कीमत देने के लिए, जैसे मैं एक ही फैसले की जिक्र करूंगा। अभी पिछले दिनों हमने तय किया कि विदेशों से जो खाद्य तेल आयात हो रहा था उस पर इंपोर्ट ड्यूटी थी 0%। उसलिए सस्ता खाद्य तेल, वो भी फैसला इसलिए हुआ था कि तेल बाज़ार में उपलब्ध रहे, उपभोक्ता को सस्ता मिले। लेकिन सोयाबीन के दाम काफ़ी गिर गए थे अब, और इसलिए हमने फैसला किया प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कि खाद्य तेलों पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा के 20% कर दी जाएगी और बाकी सेस मिला के जो इफ़ेक्टिव होगी वो 27.5% होगी। अब बाज़ार में आप देखेंगे तो धीरे धीरे सोयाबीन के रेट बढ़ना शुरू हो गए हैं, तो किसान को सोयाबीन के ठीक दाम मिले, इसलिए फैसला किए गए। रिफाइंड ऑयल पे भी यही फैसला किया गया जो बाहर से आता है, ताकि हमारे यहाँ का बाज़ार और हमारे यहाँ का उद्योग भी सर्वाइव कर पाए। और उद्योग की ज़रूरत होगी तो सोयाबीन ज़्यादा खरीदेगा, सरसों और मूंगफली खरीदेगा, तो इनकी कीमत बढ़ेगी। हमने तय किया, प्याज पे एक्सपोर्ट ड्यूटी थी 40%, वो घटा के हमने 20% कर दी, ताकि प्याज और एक्सपोर्ट हो और किसान को ठीक दाम प्याज के मिल सके। तो हमने बासमती जो चावल है, मध्य प्रदेश में भी होता है, हरियाणा में होता है, पंजाब में होता है, कई राज्यों में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में होता है। तो बासमती पर जो मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस थी वो 9.5% थी।
इसके कारण एक्सपोर्ट में दिक्कत आ रही थी, तो बासमती की कीमत कम हुई थी। अब हमने वो MEP समाप्त कर दी, तो उसके कारण बासमती के दाम मिलेंगे। तो उचित दाम देने के लिए, उत्पादन की लागत कम करने के लिए भी और उचित दाम देने के लिए भी अनेकों MSP तो है ही। अभी हमने फैसला किया सोयाबीन पर MSP की खरीदी, जिन जिन राज्यों ने मांगा, महाराष्ट्र को अनुमति दी, कर्नाटक को अनुमति दी, मध्य प्रदेश को अनुमति दी, सारे राज्यों को, ताकि उसके नीचे ना बिके। तो ऐसे एक नहीं, अगर मैं योजनाएं बनाऊंगा तो इतनी है कि सर 19 तारीख वाली बात आज पहले दिन ही हो जाएगी। 19 तारीख का मेरा एजेंडा आज ही पूरा जाहिर करूंगा, लेकिन मैं विस्तार से आपको बताऊंगा। लेकिन इसके साथ ही अगर नुकसान हो जाए खेती में तो उसकी भरपाई ज़रूरी है। इसलिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और उसके साथ फसलों का विविधीकरण, फूलों की खेती, फलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती, और एक है धरती को आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित रखना है, धरती के स्वास्थ्य को, ताकि उनको भी खाद्य पदार्थ, फल और सब्जी मिलते रहें। तो उसके प्रयत्न भी हो रहे हैं, प्राकृतिक खेती जैसे चीज़ों को प्रोत्साहित करके। तो अनेकों उपाय किए गए। सर अब दूसरे विषय पर यानी दूसरी जाति पर आते हैं। ये भी आपका अति प्रिय है। महिलाओं के बीच अक्सर हमने आपको गुनगुनाते सुना है, फूलों का तारों का सबका कहना है, फूल भी आ गए हैं। अब महिलाओं के विषय में आपको क्या लगता है कि सरकार कितनी संवेदनशील है, जब देश में इस तरह के तमाम वाक़ये हो रहे हैं, जैसे कोलकाता का दुर्भाग्यपूर्ण वाक़या हुआ, मध्य प्रदेश में भी कई घटनाएं, तो महिलाओं के प्रति आपको क्या लग रहा है सरकार किस रफ्तार में और किस संवेदनशीलता के साथ बढ़ रही है? प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण पहली प्राथमिकता है। बहनों की आंखों में आंसू ना हो, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आए, और इसलिए प्रयत्न अनेकों प्रकार के, महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, राजनीतिक सशक्तिकरण, बहनों का सामाजिक सशक्तिकरण, शैक्षणिक सशक्तिकरण। आर्थिक सशक्तिकरण के कई उदाहरण हैं। आपने देखे कि इसी सरकार ने फैसला किया 33% रोजगार शासकीय नौकरियों भी बहनों के लिए सुरक्षित करने के। राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए इसी सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी की संवेदनशीलता, ये फैसला किया कि 33% रिजर्वेशन अब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में दिया जाएगा। आर्थिक सशक्तिकरण के अनेकों प्रयत्न, लेकिन एक घोषणा PM साहब ने की थी कि हम 3 करोड़ लखपति दीदी बनाएंगे। मतलब वो बहनें जो गरीबी में अपना जीवन यापन कर रही है, उनकी आय बढ़ा के कम से कम 1 लाख रुपया हर साल करेंगे कम से कम। और पहले 100 दिन में ही आप देखेंगे 11 लाख लखपति दीदी को प्रमाण पत्र दिया जा चुका, वो लखपति क्लब में शामिल हो गई है। और 3 करोड़ बनाना है, मतलब बहनों को गरीब नहीं रहने देना। और इस तरह से आप देखेंगे एक नहीं, ऐसे अनेकों फैसले महिला सशक्तिकरण के लिए निरंतर लिए जा रहे हैं, लगातार लिए जा रहे हैं। अभी जलगांव में प्रधानमंत्री जी ने महाराष्ट्र में ही 2500 करोड़ रुपया जो रिवॉल्विंग फंड था, रिवॉल्विंग फंड, वो हमारे SHGs को जारी किया। और उसके साथ साथ 5000 करोड़ रुपया स्व सहायता समूहों के खाते में अलग अलग गया, ताकि और महिला सशक्तिकरण, आर्थिक सशक्तिकरण का काम हो सके। तो एक सीरीज है पूरी। तो सर ड्रोन दीदी और लखपति दीदी दोनों, क्योंकि एक आपके विषय से भी जुड़ा हुआ है, कई सारी मध्य प्रदेश में ड्रोन दीदियां हैं जो फर्टिलाइज़र की छिड़काव से लेकर अच्छा काम कर रही हैं। आप इन दोनों को परस्पर देखते हैं, कैसे देखते हैं परस्पर? ड्रोन दीदी, बैंक सखी, पशु सखी, आप देखेंगे कि महिलाएं, हमारी बहनें अलग अलग क्षेत्रों में बड़ा व्यापक काम कर रही है। अब कई दीदियां ड्रोन उड़ा के उनसे छिड़काव करती है फसलों में, पेस्टिसाइड्स हो, फर्टिलाइज़र हो, उसका तो फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल भी कम होता है और फसलें भी ज़्यादा बेहतर होती है। हर क्षेत्र में बहुत कुशलता के साथ काम कर रही है। जो बैंक सखी है वो लाखों का कारोबार कर रही है, गांव-गांव जाके बैंकों से पैसा दिलाना, पैसा जमा करना। तो एक अभियान जैसा ये चला हुआ है। कल तक जो चीज़ असंभव मानी जाती थी, आज वो महिलाएं करते हुए दिखाई दे रही हैं। सर अंत्योदय के संदर्भ में, चूँकि एक और जाति है गरीबों की और बड़ी जाति है देश में बहुत सारे गरीब हैं। मध्य प्रदेश में ही आपके राजकाज में भी 5 करोड़ से ज़्यादा गरीबों को हमने अन्न दिया। इनके उत्थान के लिए और क्या क्या आगे योजनाएं हैं? देखिए, मैं एक ही उदाहरण दूंगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा कोई बिना पक्की छत के नहीं रहेगा। 100 दिन के अंदर अक्सर आप देखो सरकारों के कामकाज तो संकल्प पत्र में, वचन पत्र में, दृष्टि पत्र में जो भी जारी करते हैं वो
जो वादे करते हैं वो 4 साल 11 महीना पूरे नहीं करते। जब एक आध महीना बचता तो फिर कहते हैं अब हमने ये वादा पूरा कर दिया। लेकिन ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है तो ही मुमकिन है। उन्होंने कहा था 3 करोड़ घर गरीबों के लिए बनेंगे चुनाव के पहले, आपको याद होगा। मुझे कहते हुए प्रसन्नता और गर्व है कि 2 करोड़ घर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वीकृत हो गए, 1 करोड़ शहरी क्षेत्र में बनेंगे। उनमें से लाखों घरों का ग्रामीण क्षेत्र में पैसा, मैं परसों था झारखंड में प्रधानमंत्री जी के साथ, लोगों के खाते में, गरीबों के खाते में पैसा डाल रहे थे वो पहली किस्त मकान बनाने के लिए। आज वो मैंने अनुमति ली उड़ीसा में, आज वो कई राज्यों के गरीबों के खाते में पैसा डाल रहे हैं, शहरी गरीबों के भी और ग्रामीण गरीबों के भी। तो ये 100 दिन पूरे नहीं हुए और गरीबों के खाते में मकान बनाने की पहली किस्त डाल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और मकानों के निर्माण का काम प्रारंभ हो रहा है। प्रधानमंत्री जनमन योजना बनाई, अत्यंत पिछड़ी जनजातियों में एक भी गरीब ऐसा नहीं रहेगा जिसका मकान पक्का ना बने, सबके मकान बनेंगे। तो ये गरीबों के लिए संवेदनशीलता है नरेंद्र मोदी जी की, जो अपने आप में जो कदम उठे हैं वो कदम उनके संकल्प को व्यक्त करने का काम कर रहे हैं। सर, आखिरी जाति है युवा की, कहते हैं ना उसको पलट दें तो वायु बन जाता है और वायु हर चीज़ का रुख बदलने की ताकत रखती है। तो इन युवाओं के लिए सरकार क्या क्या कदम उठा रही है? क्योंकि कई सारे युवा हमने देखा है सड़कों पर भी हैं, अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन भी कर रहे हैं, परेशान हैं रोज़गार के लिए, स्वरोज़गार की आप लोग बातें करते हैं, उसके लिए भी कई सारे जगह से लोन मिलने में दिक्कत आ रही है। तो युवाओं के लिए क्या हो रहा है? 15 आपके 100 दिन के अंदर ही लगभग 15,000 से ज़्यादा शासकीय नौकरियाँ, 15 लाख करोड़ के इंफ्रा के काम प्रारंभ हो रहे हैं। 15 लाख करोड़ के 100 दिन के अंदर इनसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट युवाओं को रोजगार मिलेगा। और फिर एक ऐसी योजना जिसमें करोड़ों युवाओं को उनका कौशल उन्नयन भी होगा, वो काम सीखेंगे 500 टॉप की जो कंपनीज है उनमें, और उनके उसके बदले में उनको अलाउंस मिलेगा। तो उनके हाथ में पैसा आएगा, बेरोजगारी भत्ता नहीं, पैसा हाथ में आएगा लेकिन बेरोजगारी का भत्ता नहीं। वो काम सीखेंगे और काम सीख के उनको परमानेंट रोजगार मिलेगा। तो लगभग करोड़ों युवाओं को इस योजना के माध्यम से लाभान्वित करने का फैसला भी पिछले बजट में ही लिया गया है, आपने देखा। इसके साथ ही साथ कौशल उन्नयन के लिए हमारी जो ITIs है उनको अपग्रेड करने की एक बहुत बड़ी योजना सामने आई, जिसमें 1 करोड़ नौजवानों का कौशल उन्नयन का काम होगा। तो नौजवानों की दृष्टि से भी अनेकों कदम प्रधानमंत्री जी ने 100 दिन के अंदर ही उठाए। सर, एक आखिरी बात, और विदेश नीति को भी लेकर कई बातें होती हैं। प्रधानमंत्री खुद कई ऐसे देशों में जा रहे हैं जहां पर अभी तक भारत का कोई प्रधानमंत्री गया नहीं। तो हमारी विदेश नीति को व्यापक संदर्भ में आप कैसे देख रहे हैं? वसुधैव कुटुंबकम इसका आधार है। अब भारत ऐसा नहीं है जो किसी देश का पिछलग्गू हो। भारत आज विश्व बंधु है। वो देश जहाँ भारत का कोई प्रधानमंत्री नहीं गया, वहाँ नरेंद्र मोदी जी जाते हैं, दोनों बाहें फैला के जाते हैं और उस देश से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करते हैं। कई देशों में चाहे हमारा सांस्कृतिक हो, खेलकूद का हो, आर्थिक हो, निवेश के हो, वो संबंध बनते हैं। उस देश के लिए भी उपयोगी होता है और हमारे देश के लिए भी उपयोगी होता है। आज सारा विश्व भारत का मित्र है। और जो प्रधानमंत्री जी ने भारत का सोच था कि प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो, तो विश्व के कल्याण की दृष्टि से भी उनके कदम उठ रहे हैं, भारत के कदम आगे बढ़ रहे हैं। मेरे कैमरा सहयोगी इशारा कर रहे हैं कि आपको जाना है और वक्त पर आपके कुछ वक्त बचा है, तो हम किसानी पर ही बात कर लेते हैं। सर, सबसे पहले जो किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी हो गई है, चूँकि आप खेती किसानी से बहुत करीबी से जुड़े हैं सर, जब हम उनको आर्थिक रूप से इस तरह से सीधे समृद्ध बनाते हैं तो इसका कितना फ़ायदा होता है? देखिए, भारत में लैंड होल्डिंग अगर आप देखेंगे, 1 एकड़, 2 एकड़, 2.5 एकड़ लैंड का हमारा जो आकार है वो इतना है। हमारे पास हजारों एकड़ के फार्म हाउस नहीं है। तो भारत का किसान बहुत छोटी ज़मीन रखता है, 2 एकड़ की, 2.5, मार्जिनल और स्मॉल फार्मर है हमारा। अब उसको कई बार जब ज़रूरत पड़ती है, छोटे से खेत में खाद के लिए, बीज के लिए पैसा नहीं होता, और कई बार वो बैंक से भी अगर नहीं ले पाया, लोन नहीं चुका पाया, तो दिक्कत होती है।
और इसलिए ये 2000 रुपया हर 3 महीने में उसको मिल जाना ये वरदान की तरह है। खाद खरीदता है, बीज खरीदता है, इनपुट कास्ट के लिए और किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उसको पूरा करता है, तो ये वरदान है छोटे किसान के लिए। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने 16 जून को ही प्रधानमंत्री की शपथ उन्होंने 9 तारीख को ली। मुझे अभी तक अच्छे ढंग से याद है 16 जून को पहला कार्यक्रम उन्होंने किया लखनऊ में और किसानों के खाते में 20,000 करोड़ रुपया डाले थे। तो ये छोटे किसान के लिए तो बहुत बहुमूल्य है। और जब उसमें घर में लाडली बहना को भी 1200 रुपये मिल जाते हैं, 1250 रुपये मिल जाते हैं, तो ये और एक मुझे लगता है कि एक साइकिल है अर्थव्यवस्था का, जिससे कि जब डिमांड बढ़ेगी तो फिर और वो खपत भी करेगा। देखिए अभी जो प्रधानमंत्री आवास योजना में कुछ फैसले किए, जैसे एक फैसला किया 2.5 एकड़ तक के सिंचित किसान और 5 एकड़ तक के असिंचित किसान को भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलेगा। तो किसान को भी लाभ मिल गया। और अकेला ये लाभ नहीं है, उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन नहीं है तो वो दिया जाएगा, बिजली का कनेक्शन दिया जाएगा, पीने का पानी का कनेक्शन उसको उपलब्ध कराया जाएगा, टॉयलेट बनाने के लिए अलग से राशि देंगे, मनरेगा की 90 से 95 दिन की राशि उसको और अलग से देंगे, और पीएम मुफ्त सूर्य घर योजना के अंतर्गत सोलर की बिजली भी उसको देने का प्रावधान किया गया है। तो ज़िंदगी बदल गई उसकी। तो आप देखिए एक चीज़ नहीं, एक से कई चीज़ें जोड़ दी। घर मतलब केवल घर नहीं, घर के साथ अनेकों सौगातें हैं जिसमें किसान भी शामिल है, जिसमें गरीब भी शामिल है, तो गरीब की पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। सर आखिरी सवाल है, जाने से पहले चूंकि आपने शुरुआत जैविक खेती से भी की थी, जैविक खेती और उन्नत बीजों में हम आने वाले दिनों में और क्या क्रांतिकारी परिवर्तन देख सकते हैं, क्योंकि वक्त की ज़रूरत भी है। आपने जैसा बताया कि धरा को बचाने की भी ज़रूरत है और आप इसके लिए वैसे भी एक पेड़ रोज़ लगाते हैं। हमारे किसान कैसे धरती को बचाते, क्योंकि अधिक केमिकल फर्टिलाइजर हमारी धरती माता के स्वास्थ्य को खराब कर रहा है और इंसान के स्वास्थ्य पे भी विपरीत असर पड़ रहा है। हम सब देख रहे हैं कि नई नई बीमारियां उत्पन्न होती है ज़्यादा फर्टिलाइजर के पेस्टिसाइड्स के प्रयोग से। तो धरती को हमको सुरक्षित भी रखना है, इसलिए प्राकृतिक खेती और जैविक खेती पर जोर है, ताकि केमिकल फर्टिलाइजर का अधिक इस्तेमाल धरती की उर्वरा शक्ति को समाप्त ना कर दे। उसके लिए बहुत जल्दी एक प्राकृतिक कृषि मिशन भी आने वाला है, वो अभी उस पर विचार विमर्श चल रहा है, और जैविक खेती को भी प्रोत्साहन देने के अनेकों उपाय किए गए। सर आपने हमारे लिए इतना वक्त निकाला आज के व्यस्त दिन में और हमें इतना वक्त दिया, सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अनुराग जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बार फिर से सर बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रधानमंत्री जी को भी और आपको भी, जो आपने सरकार के 100 दिनों की उपलब्धि पर इतना सारा वक्त एनडीटीवी के साथ साझा किया। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।